वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही क्रूशियल और लास्ट टाइम आपका चल रहा है। कल से आपके फिर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के कल से एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये लास्ट टाइम में कंटेंट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जहां से 200% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये क्लास और देखते हैं सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फूड वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं उनको हम एज अ फूड जो है वो कंसिडर करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कैरेट क्या है, कैरेट कहाँ से, कैरेट का कौन सा हिस्सा हम यूज़ करते हैं, वो होता है रूट। प्लांट जिसका हम रूट खाते हैं एज अ फूड वो क्या है, वो आपका कैरेट है। मूली हो गई, रेडिश हो गया, चुकंदर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गई आपकी शकरकंद। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सलजम है वो यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे के सारे वो वेजिटेबल्स हैं जिनकी हम रूट खाते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा गाजर का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो हम उसकी जड़, हम उसकी रूट खाते हैं। चाहे मूली हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे शकरकंद हो, याद रखेंगे स्वीट पोटैटो हो, उसका भी हम रूट जो है, रूट वाला हिस्सा जो है वो हम खा रहे हैं। अब कुछ पौधों के हम तने जो होते हैं, जो स्टेम होता है वो हम खाते हैं। तो प्याज जो है वो क्या है, वो एक स्टेम है, तना है। आलू क्या है, वो एक तना है। अदरक क्या है, तना है। लहसुन, हल्दी, ये सारे के सारे, अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, क्वेश्चन बनेगा इनका कौन सा पार्ट हम एज अ फूड जो है वो खाते हैं, तो वो हम इनका तना खाते हैं। ये ऑप्शन बनाकर मिलने को आपको देखने को मिलेगा। स्वीट पोटैटो, देखिए स्वीट पोटैटो जो होती है इस टाइम पर आ भी रही हैं, उसको, उसका जो होता है वो रूट में आती है। लेकिन जो आपका आलू होता है, आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं, तना, वो तने में कंसीडर करा जाता है। चाहे आपकी प्याज हो, अदरक हो, चाहे हल्दी हो। अब कुछ पौधों की पत्तियां हम खाते हैं, वो पत्तियां कंसीडर होती हैं। जैसे आपकी पालक की पत्ती हो गई, गोभी की पत्ती हो गई, सरसों के पौधे की पत्ती हो गई। तो इनकी पत्तियां जो हैं वो हम एज अ फूड के रूप में, भोजन के प्रयोग के तौर पर हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम फूल खाते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो भी खाए जाते हैं। जैसे केले का पौधा, पंपकिन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, तो हम इसका फ्लावर जो है वो खाते हैं। सूरजमुखी के फूल, चमेली के फूल, ये जो हैं, फूल का कहने का मतलब ये कि हम इनके जो फ्लावर हैं उनको भी खाने में यूज़ करते हैं। जैसे अब स्पिनिच था, का पालक था, तो उसकी पत्तियां खाई जा रही थी। प्याज क्या है, प्याज एक तना है, एक स्टेम है, हम उसका स्टेम खा रहे हैं। अब गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है, हम उसको एज अ जड़ जो है वो वहाँ पर खा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन बने आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम उसका तना खाते हैं। अगर क्वेश्चन बने बनाना प्लांट या पंपकिन प्लांट का कौन सा भाग खाते हैं, तो वो हम उसका फ्लोवर खाते हैं, फूल खाते हैं। तो ये पॉइंट हो गए। उसके बाद कुछ पॉइंट्स देखते हैं विटामिन वाले के, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। दो तरह के विटामिन होंगे, एक फैट सॉल्यूबल, एक पानी में जो घुल जाते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, ये आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। इसलिए अगर आप पानी जब गर्म करेंगे तो बड़ी जल्दी से विटामिन सी जो है ना वो नष्ट हो जाता है, कब, हीट करने पर। लेकिन याद रखेंगे विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई के, ये आपके वसा, फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और इन्हें हमारा लीवर जो है वो भी इमरजेंसी के तौर पर स्टोर कर कर रखता है। ये क्वेश्चन बना है सीटेट में कि लीवर के अंदर कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, तो वो ए, डी, ई के मतलब फैट सॉल्यूबल वाले विटामिन जो है वो लीवर स्टोर करता है। अगर आपका ब्लड जो है ना, विटामिन के जो होता है, अगर आपका खून जो है वो रुक नहीं रहा है, तो जो उसमें किसकी वजह से होता है, वो विटामिन के की वजह से होता है ना। रक्त का जो है ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड से रिलेटेड अगर ये आती है, रक्त का थक्का बनना, रक्त जो है रुक नहीं रहा है, तो उस केस में कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका विटामिन के जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है।
उसके बाद जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, याद रखेंगे वो AEC, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो हमारे सेल को जल्दी से मरने नहीं देते। हमारा सेल जो है लॉन्ग टाइम तक चले, जल्दी से वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं आपके A, E और आपका C। उसके बाद याद रखेंगे ये जैसे कि बताया था विटामिन B और C आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जब हम राइस को धोते हैं तो ये विटामिन जो है पानी में से निकल जाता है। अगर क्वेश्चन बने चावलों को धोने से, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा रीमा घर में खाना बना रही थी, उसने चावल डाले, चावलों को धोना शुरू किया, बताइए कौन सा विटामिन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो बच्चे घूम जाते हैं जब क्वेश्चन लेंदी कर देता है, बट असल में कहीं ना कहीं वही चीज़ वो पूछ रहा है, डायरेक्ट ना पूछ के एक पूरी कहानी बनाकर पूछ रहा है। तो वहाँ पर आंसर हो जाता है क्या, विटामिन B। अब सेम ऐसे हो जाएगा कि जब गर्म करने पर कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो विटामिन C होगा, और विटामिन C को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी जो हैं वो कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि विटामिन A से लॉस ऑफ विजन, जो आपकी दृष्टि से रिलेटेड समस्या है, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन E की कमी है। पुअर विजन, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं विजन से संबंधित, वो विटामिन A की कमी से ही होती हैं। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है, NCERT में साफ साफ दिया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये जो बेरी बेरी रोग होता है ये क्या है। इसमें आपकी मसल्स जो होती हैं, जो पेशियां होती हैं, वो दुर्बल हो जाती हैं, और आपकी जो एनर्जी है, काम करने की जो ऊर्जा है, उसमें कमी आ जाती है। तो विटामिन B बेरी बेरी हो गया। अभी जो विटामिन C है उससे कौन सा रोग है, उससे स्कर्वी रोग होता है, जिसमें आपके मसूड़े वगैरह जो है उनसे खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। ये भी याद रखेंगे। वूंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अब देखिए बच्चों ने ब्लीडिंग गम तो बहुत पढ़ा है, लेकिन विटामिन C का ये नहीं पढ़ा। अगर क्वेश्चन बन जाए घाव भरने में अधिक समय लग रहा है, तो बताइए किस विटामिन की कमी है, तो वहाँ विटामिन C की कमी है। रिकेट्स जो होती है वो विटामिन D, हड्डियाँ, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो अस्थियाँ होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं, हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, जबकि आपको पता है जो बोन होती हैं वो तो बहुत सख्त होती हैं, वो मुड़ती नहीं है। लेकिन जिसमें विटामिन D की कमी होगी ना, उसकी हड्डियां जो हैं वो मुड़ने लगेंगी। उसके अलावा कैल्शियम से क्या कमी होती है, बोन और टूथ डिके होने लगता है, अस्थियां और दांत जो हैं उनका क्षय होने लगता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है ना, वो गर्दन के नीचे की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। बच्चों में जो मानसिक विकलांगता है, मेंटल जो है डिसेबिलिटी जो बच्चों में आ जाती है, वो आयोडीन की कमी से आ जाती है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में बना भी है सीटेट में कि जो लोग हिल प्लेस में रहते हैं, वहाँ कौन सी कमी होती है। देखिए ये जो आयोडीन होता है ये सी फूड में पाया जाता है। सी फूड, सी मतलब कहाँ है, वो ज़मीन पर। और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वहाँ सी फूड तो मिलता नहीं है, तो उनके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन सीटेट में बना है, तो बहुत डीपली पढ़ना है। देखिए डीपली में लिखा हुआ है कि ये तो सबको पता है कि आयोडीन से ग्वाइटर होता है, लेकिन ये बहुत कम को पता है कि मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो भी बच्चों में होती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता जो है वो आयोडीन की कमी से ही देखने को मिलती है, और जो हिली एरिया होते हैं वहाँ के लोगों में आयोडीन की कमी होती है। जो रक्त होता है, जो आपका आयरन है, उसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग होता है, और इसमें आपको बहुत ही कमज़ोरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए ये जो होता है आपका सी ब्रीज, जिसे हम समुद्र समीर बोलते हैं, ये क्या होता है, गर्मियों के समय जो गर्म हवा है ज़मीन की वो ऊपर उठ जाती है। अब उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा जो है वो आपकी सी से आती है, और उसे हम बोलते हैं क्या, सी ब्रीज। दिन के समय लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी जो एयर है वो गर्म होने पर हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है, और उसका प्लेस लेने के लिए जो ठंडी हवा है सी की, वो लैंड की तरफ आती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। अब रात की तरफ का समय आता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है थल समीर। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे लैंड ब्रीज है तो वो दिन होगा, नहीं, सी ब्रीज जो है वो दिन की वजह से होती है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो है लैंड की तरफ आती हैं दिन में। और ये जो लैंड ब्रीज है
स्थल समीर है, ये रात के समय होता है। रात में समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसका मतलब रात के समय ये जो सी है ना, ये ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो जब ये सी ज़्यादा गर्म है, समुद्र ज़्यादा गर्म है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्के होकर ऊपर उठेंगे, वही गर्म है तो ऊपर उठेंगे। अब इनका स्थान लेने के लिए जो लैंड है, जो स्थल है, उसकी जो हवा है वो समुद्र की तरफ आती है, और उसे हम जो बोलते हैं जो यहाँ पर लिखा भी देखिए स्थल, जो लैंड की हवा है वो समुद्र की ओर बहती है, उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। उसके अलावा जो भी बच्चे नोट्स अभी भी परचेज़ करना चाहते हैं लास्ट टाइम पे, तो वो बिल्कुल अभी भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट जो हैं वो मिल जाएंगे 6, 7, 8 के। लास्ट टाइम में कुछ नहीं देखा, नोट्स भी देख कर जाते हैं ना, तो बहुत हेल्प होगी। 100% आप जो नोट्स हैं ना उनको लेकर आपको यकीन होगा कि कितने इंपॉर्टेंट और कितने बेहतरीन वो नोट्स हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई हैं उनकी पीडीएफ, और साथ में 2021 के कंटेंट और पैडागोजी के सारे क्वेश्चंस विद आंसर। मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, ये यूपीआई आईडी है जिनके थ्रू आपको पेमेंट करनी है 120 रुपये की। बाकी कोई भी इशू है तब भी आप मुझे मेल आईडी पर पहले मेल कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर जो है आपके नोट्स आपको हैंड टू हैंड जो हैं वो मिल जाएंगे shilpi.ch511@gmail.com। और जिन बच्चों ने नोट्स पहले से ही ले लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, अगर उनको ये आज की क्लास की भी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। मैं उनको ये जो आज की क्लास है इसकी पीडीएफ भी दे दूँगी, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ये आपके लिए है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये एक प्रेशर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटता चला जाएगा। ठीक है, जैसे चाकू देखा होगा, चाकू की धार पतली होती है, तो मतलब हमने उसका एरिया घटा दिया। एरिया घटा दिया तो हमने क्या करा, प्रेशर वहाँ पर बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके अलावा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया ह्यूमन बॉडी का। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा अपना आप फीवर मेज़र करते हैं, उसमें जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तभी तो नॉर्मल टेम्परेचर भी इसी रेंज में आपका आ रहा है। लेकिन जो केमिकल थर्मामीटर होते हैं, प्रयोगशाला के जो थर्मामीटर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है, उनका जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट भी आप याद। देखिए, इसके बाद अब हम देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, और कौन सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। अब देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का मतलब ये नहीं कि आपने उस व्यक्ति को टच करा, वो फैलने का तरीका और भी हो सकता है। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर एयर। जैसे मैं मुंह से बोल रही हूँ तो मुंह से मेरे पार्टिकल उड़ते हुए जा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति तक पहुँच गए, तो वो हवा के माध्यम से पहुँच गए दूसरे व्यक्ति तक, तो वो भी एक तरीका ही हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिजीज़ पहुँचने का, तो वो भी वहाँ पर कम्युनिकेबल में आएगा। जैसे टाइफाइड है, पानी पी लिया गंदा, जूठा पानी पी लिया उसका व्यक्ति का, उसके बैक्टीरिया आपके अंदर आ गए, तो वो क्या हो गया, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे मच्छर ने काट लिया, आपको काटा, फिर वो दूसरे रेड ब्लड सेल में चला गया, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेबल है, मतलब आपसे किसी माध्यम के थ्रू वो दूसरे व्यक्ति तक जा रहा है। वो सारी डिजीज़ आपकी कम्युनिकेबल होती हैं। इसमें एड्स भी आती है, इसमें टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलेरा, याद रखेंगे सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ही आता है। बहुत से बच्चे डाउट करेंगे, लेकिन नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही ये सारे के सारे आएंगे। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं ट्रांसफ़र होती। जैसे फीवर नहीं होता, फीवर जो है वो पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर है, रेज हो जाता है, वो आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जैसे जो आपकी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़ होता है, ये वो डिजीज़ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलती। हार्ट का कोई मरीज है तो वो वही रहेगा, है ना, ऐसा थोड़ी कोई ऐसा बैक्टीरिया निकलेगा जो दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, नहीं, तो वो
आपकी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे आपकी डायबिटीज़ हो गई। जबकि देखो आप ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं, टीबी जो होता है वो क्या होता है, वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड जो होता है, सैल्मोनेला टाइफी, तो वो बैक्टीरिया हैं। तो वो बैक्टीरिया तो किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है डिजीज़ को दूसरे व्यक्ति तक नहीं लेकर जा रहा, इसलिए यहाँ पर ये डिजीज़ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा ये जो अम्ल हैं इनके नाम याद रखने हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटी के डंक में होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू जैसे फल में होता है, ऑरेंज में होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, स्पिनच में आपका जो पालक है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो आंवला होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है, जो आपको इमली, अंगूर, कच्चे आम, क्वेश्चन बनेगा कच्चे आम में क्या होता है, तो कच्चे आम में विटामिन सी मत कर देना, सॉरी सिट्रिक एसिड मत कर देना, कच्चे आम में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है, अंगूर में भी टार्ट्रिक एसिड ही होता है आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके अलावा देखिए जो शैवाल हैं, एल्गी होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एल्गी में जो होता है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये एल्गी शैवाल के एग्जाम्पल हैं। फिर प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। कवक, कवक माने फंगाई, फंगाई के जो एग्जाम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राइजोपस है ना, पेनिसिलियम और आपका एस्परजिलस, ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये फंगाई हैं, राइजोपस भी फंगाई है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो याद रखने और ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है। अब देखिए एस्परजिलस आपने अभी देखा, ये फंगाई है। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है। पैरामीशियम के क्या उदाहरण बताए थे आपको, पैरामीशियम के जो उदाहरण थे वो क्या थे, आपका अमीबा, देखिए यहाँ पर था पैरामीशियम जो है वो, पैरामीशियम प्रोटोजोआ जो होते हैं, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, ये देखिए ये आपके किसके उदाहरण है, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है। तो पैरामीशियम यहाँ पर प्रोटोजोआ हो जाएगा। स्पायरोगायरा क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था वो हमारा एल्गी है, शैवाल है। तो ये कुछ एनसीईआरटी में स्पेशली दिए हैं, तो ये याद रखेंगे कि जो एल्गी है उसमें क्या है, स्पायरोगायरा और क्लाइमेडोमोनास। जो प्रोटोजोआ है उसकी कैटेगरी में जैसे यहाँ पर दे रखा था ये पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम किसकी कैटेगरी में आता है, वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। इसकी जगह अमीबा भी होता तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं कौन से रोग कैसे फैलते हैं। जैसे आपका ये जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग को क्या बोलते हैं अपना, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया से फैलता है और ये कैसे होता है, ये एयर के माध्यम से हो जाता है। मीसल्स जो खसरा होती है वो वायरस से फैलती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर क्या होता है, एयर होता है। चिकन पॉक्स भी कहाँ से होती है, वायरस से होती है। याद रखेंगे, फ्रिंदा ब्लैंक्स कर सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, एयर हो जाएगा। अब जैसे पोलियो है, पोलियो आपका ये भी वायरस से ही होता है, वायु या जल के माध्यम से फैल सकता है। हैज़ा जो होता है, हैज़ा आपका क्या होता है, ये कॉलेरा होता है। हैज़े को क्या बोलते हैं, कॉलेरा, ये बैक्टीरिया से फैलता है। आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है, कोई आपका विवियो कॉलोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, या वाटर और फूड के माध्यम से फैल सकता है। टाइफाइड आपका सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, याद रखेंगे टाइफाइड का इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का जो तरीका है टाइफाइड का वो किसके माध्यम से होता है, पानी के माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये आपकी क्या है, ये वायरस से होती है, ठीक है, लीवर संबंधित होती है, ये वायरस से होती है। उबले हुए जल का प्रयोग करें, क्वेश्चन बना था ना, उबला हुआ पानी दिया जाता है तो वो वहाँ पर हेपेटाइटिस जो ए है या बी है वो वहाँ पर आ जाएगा, सॉरी हेपेटाइटिस बी आ जाएगा। अभी जो मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के माध्यम से जो है इसका संचरण का तरीका होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो भी प्रोटोजोआ से ही होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये याद रखना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और किसका इसका संचरण का तरीका क्या होता है, या तो ये पानी से होगा या खाने से होगा। चिकन पॉक्स पूछा जाएगा किसके माध्यम से होता है, तो एयर के माध्यम से होता है। तभी तो चिकन पॉक्स में एक व्यक्ति को दूसरे कमरे में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो एयर के माध्यम से ही फैल जाता है। जबकि टाइफाइड एयर के माध्यम से नहीं फैलता, टाइफाइड पानी के माध्यम से फैलता है। इसलिए अगर एक व्यक्ति को टाइफाइड है तो आप उसके पास जा सकते हैं, लेकिन पानी वगैरह जो है वो जूठा पानी ना पिए, तो वो पानी के माध्यम से जो है उसका संचरण का तरीका है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा रोग है वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, और उसके संचरण का तरीका क्या होता है वो यहाँ पर दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये टेबल, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा।
उसके बाद आप ये जो साइंटिस्ट ने क्या क्या खोज की ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आपका बन जाएगा, तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर से क्वेश्चन बन सकता है, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। लुईस पास्चर का बन जाएगा, तो उन्होंने फर्मेंटेशन किण्वन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच का अगर बने तो याद रखेंगे बैसिलस एंथ्रस नामक बैक्टीरिया की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। तो चारों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चारों ने क्या क्या खोज की वो इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखेंगे पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स चेचक का टीका, लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की किण्वन की, और रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रस ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज की। तो ये इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, यहाँ से ये याद रखना है। उसके बाद सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर याद रखना होगा। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो एक्स्ट्रा में होती है, हमारे बॉडी का जो सेल है वो एनिमल सेल है, और हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब इनके अंदर सेल वॉल क्यों होती है? क्योंकि तो ये तो पेड़ पौधे तो रात में भी बाहर हैं, इनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती। इंपॉर्टेंट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, जो हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका होती हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो रिक्तिका होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। हमारे अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्रक में होता है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है कोने पे दिखाई दे रहा है, वो पेरिफेरल में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। दोनों में कॉमन क्या है? साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिलता है, न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिलता है, वैक्यूल्स दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों एक्स्ट्रा होते हैं, और ये किस में होते हैं? ये आपकी प्लांट सेल में होती हैं। ये वैक्यूल जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो स्टोर हाउस जो ये वैक्यूल्स है, याद रखेंगे ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल जो हमारी बॉडी का सेल है वो एनिमल सेल है, उनमें ये छोटा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखने थे। उसके बाद सोलर सिस्टम से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। याद रखेंगे सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है? मरकरी, फिर क्या आता है? वीनस, फिर क्या आता है आपका अर्थ, फिर मार्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये देखिए रॉक्स वगैरह पत्थरों की एक बेल्ट दिखाई दे रही है, जिसे हम बोलते हैं क्या? एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये चारों प्लैनेट तो हमारे इनर प्लैनेट होते हैं, और बाहर के ये जो चारों प्लैनेट हैं ये हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं। इन दोनों को कौन सी बेल्ट अलग करती है? एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा यहाँ पर सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। देखिए जो कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल, वो यहाँ पर इसका भाग नहीं होगा सोलर सिस्टम का, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ रिकॉर्गनिज्म शेप नोन एज कॉन्स्टिलेशन। याद रखेंगे, देखिए सैटेलाइट, कॉमेट, क्षुद्र ग्रह, ये जो एस्ट्रॉइड अभी बताए थे, ये सारे के सारे हमें सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। सब ये हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी हैं, कॉमेट्स भी हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? उनकी पीछे को पतली सी पूंछ होती है और आगे को बड़ा सा मुंह होता है, वो आपके कॉमेट्स होते हैं। तो ये सारे सोलर सिस्टम का जो है वो भाग होते हैं। लेकिन जो तारामंडल होते हैं ना, ये तो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं। जैसे जब हम छोटे थे, अभी भी देखते हैं, जब कोई छत पे बाहर कभी सोते हैं तो हम सप्तऋषि को देखते हैं, 7 तारे एक साथ दिखते हैं, वो तारों का कॉम्बिनेशन, वो है कॉन्स्टिलेशन। तो ठीक है, तो वो कॉन्स्टिलेशन आता है, जैसे उर्सा मेजर, ओरियन, ये सारे कॉन्स्टिलेशन के जो नेम हैं। तो याद रखेंगे ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो पार्ट नहीं होंगे, पूरे गैलेक्सी का पार्ट है, पूरे हमारा जो स्पेस है उसका पार्ट है, लेकिन सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद हमारा कौन सा प्लैनेट नहीं है? तो सीधी सी बात है, सीरियस जो है वो एक प्लैनेट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि जो सीरियस होता है वो हमारा एक स्टार है, वो प्लैनेट जो है वो नहीं है सोलर सिस्टम का। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से जो है बन सकता है, फेसेस ऑफ मून अकर, मून के हमें फेसेस देखने को मिलती हैं, कलाएँ के घटने का कारण होता है। जैसे हमें 7 फेसेस देखने को मिलते हैं, गिब्बस मून आता है, वैक्सिंग मून आता है, फुल मून आता है, न्यू मून आता है ना, वो पूर्णिमा होती है ना, ये अमावस्या की रात होती है जिसमें हमें पूरा चांद दिखता ही नहीं है, और पूर्णिमा में चांद हमें पूरा दिखता है। तो वो फेसेस दिखते हैं हमें मून के, तो वो क्यों होते हैं? 4 ऑप्शन देगा आपको, ये क्यों होते हैं। तो याद रखेंगे ये किसकी वजह से होते हैं? वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच
विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड्स अस। तो हमें ये इस वजह से दिखती हैं मून की कलाएं, क्योंकि हमें मून का वही हिस्सा दिख पाता है जो लाइट पड़ती है और लाइट पर रिफ्लेक्ट होकर जो हमारी आंखों तक आती है लाइट। तो जितना हिस्से पर लाइट पड़ी उतना ही हिस्सा हमारी आंखों को दिखता है। मून की खुद की तो कोई लाइट होती नहीं है, सन की लाइट वो लेता है, और जो सन की लाइट जब वो लेता है और उस पर जितनी पड़ पाती है उतना ही हिस्सा हमारी आंखों को दिखता है, और उसी के हिसाब से जो है हमें मून के जो अलग अलग फेसेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब मून पर लाइट जो है उसके इतने से हिस्से में पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक भी इतने ही हिस्से पर आया। ऐसी तो होता है, सनलाइट का यही तो होता है। चेयर पड़ी है, चेयर पर लाइट गिरी, वो पूरी चेयर पर लाइट पड़ी, आपकी आंखों में आई, आपको पूरी चेयर दिखाई दे गई। अब मून पर लाइट जब उसके कुछ ही हिस्से में पड़ी है तो आपकी आंखों को भी उसका कुछ ही हिस्सा दिखाई देगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून जो लाइट द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही हिस्सा हमें जो है वो दिखाई दे जाता है। ठीक है, फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लैनेट जो सबसे दूर है वो हमारा नेपट्यून है, सोलर सिस्टम में सबसे दूर है, सबसे पीछे था। अभी देखिए यहाँ पर डायग्राम में कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए नेपट्यून जो है ये सबसे दूर है, ठीक है, और मरकरी जो होता है वो सबसे पास होता है, और ये जो वीनस होता है ये अर्थ की बहन कहलाता है। और सांझ का तारा, भोर का तारा भी हम इसे वीनस को ही बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे कि सांझ का तारा, भोर का तारा वो वीनस है। पृथ्वी की बहन भी जो है वो भी वीनस जो है वो कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, वो हमारा मार्स होता है। मार्स जो होता है उसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए कॉन्स्टिलेशन तो मैंने अभी बता दिया था, ग्रुप ऑफ स्टार जो पूरा मिलकर एक पैटर्न बना लेते हैं स्काई में, वो कॉन्स्टिलेशन है। सैटेलाइट क्या है, एक आपकी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे हमारा अर्थ का एक नेचुरल प्लैनेट है जो कि मून है। एस्ट्रॉइड बेल्ट अभी बताई थी, जो गैसेज और डस्ट धुंध की बनी हुई है, जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आपको जो याद रखनी है, ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद रखनी होंगी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, एक व्यक्ति कमरे में नहीं, पहाड़ों पर बैठा है और वो हल्की हल्की ताप लेना चाहता है, तो बताइए उसे कौन से फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर सीधी सी बात है, वो कोयले का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं जलेगा, बहुत धीरे धीरे जलेगा, हल्की हल्की आंच उसमें दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि घर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए। वो एलपीजी होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, वो जल्दी से दहन होता है, कंप्लीट कंबस्चन जो है उसमें जल्दी होता है। तो इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। ये जो काऊ का डंग केक होता है, जो गोबर के उपले होते हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। आपने देखा होगा उनमें सिर्फ धुआं धुआं निकलता है, कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो पाता, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और भैया वो गले में चली जाती है, घुटन होने लगती है, ब्रीथिंग इशू आने लगता है। ये जो लकड़ी होती है वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत बाद में आग पकड़ती है, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कम है। कोयला हो गया, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 है। मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 50,000 है। क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, वो हाइड्रोजन की होती है। बायोगैस की भी काफ़ी हाई होती है, नहीं काफ़ी हाई नहीं होती, 35 से आपकी 40,000 के बीच में होती है। उसके बाद एलपीजी काफ़ी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तो काफ़ी हाई भी नहीं है, लो भी नहीं, मॉडरेट में आ जाएंगे। ये सारी क्या है, मॉडरेट हैं। तो हमारे घर के ईंधन में जो प्रयोग होने वाली गैस है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, मॉडरेट है। उसका इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट है। इग्निशन टेम्परेचर लो किसका होगा, देखिए इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। इग्निशन टेम्परेचर लो मतलब मिनिमम ज्वलन ताप, पेपर को जलाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत लो टेम्परेचर पर ही वो जल जाएगा। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कोयले को जलाने के लिए बहुत इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा वहाँ पर। तो ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। ये जो गैसेज हैं एलपीजी है, इनमें इग्निशन टेम्परेचर समझ में आया, मिनिमम वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ वस्तु आग पकड़ लेती है। पेपर को तो देखो तुरंत आग पकड़ लेगा, पेट्रोल वगैरह तुरंत आग पकड़ लेती हैं। उनके इग्निशन टेम्परेचर क्या है, उनके इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो है ना, क्योंकि वो
मिनिमम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर मैं कोयले की बात करूँ, काऊ के डंग की बात करूँ, तो इनके इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। तो इस तरह से अगर ये बात माइंड में क्लियर है, और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि सीमा बैठकर जो है गोबर के उपले का प्रयोग कर रही है, तो बताइए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है या लो है। तो वहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, आपको दिख ही रहा है, बहुत लो है। अब वैल्यू आपको पता है तो आप बता देंगे कैलोरीफिक वैल्यू वहाँ पर लो है। तो ये पूरा चार्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पेट्रोलियम के। पेट्रोल यहाँ यूज़ होता है, कैरोसिन यहाँ यूज़ होता है, लैंप, और याद रखेंगे जेट एयरक्राफ्ट में भी कैरोसिन का प्रयोग करते हैं। डीजल का यूज़ मोटर जिनमें हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, बिटुमेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पेंट में और रोड के सरफेसिंग में। रोड की सरफेसिंग बनाने में पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होता है, बिटुमेन। ठीक है। अब याद रखिएगा जो वैसलीन बनती है वो किससे बनती है, वो पैराफिन वैक्स से बनती है। और वो किसका पार्ट है, वो पेट्रोलियम का ही पार्ट होती है, तभी तो हम उसे बोलते हैं पेट्रोलियम जली। ठीक है, तो वो चीज़ है वहाँ पर। ये सारे के सारे पेट्रोलियम के वो दे रखे हैं आपको, जो बाय प्रोडक्ट हैं किसके, पेट्रोलियम के। उसके बाद ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा 100%। ये जो पूरा आपका आपने देखा हो सिल्क बनने का स्ट्रक्चर है कि सिल्क कैसे बनती है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिल्क हमको कैसे मिलता है। एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, मादा रेशम जो कीट होता है वो अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं, जो आपके लार्वा क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर या रेशम के कीट कहलाते हैं। विच हैसेज लार्वा, जो लार्वा जो है वहाँ से निकलते हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो है वो बोलते हैं। फिर वो साइज़ में बढ़ते हैं। ठीक है, साइज़ में बढ़ते हैं, और वो कैटरपिलर जो हैं आगे नई स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। कैटरपिलर के बाद की जो अगली स्टेज है, याद रखेंगे, कैटरपिलर अपने जीवन चक्र में अगली अवस्था में प्रवेश करने को तैयार होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, वो अपने आप को खूब खाता है, खूब मोटा होता है, 8 लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे घूमता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे जैसे हम 8 बनाते हैं, इस तरह से जो है वो अपने हेड को ऐसे करके स्विंग करता है साइड टू साइड। और फिर ये अपने ऊपर ऐसे करने में क्या करता है, अपने ऊपर एक, जैसे मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ तो आप देख रहे हो धागा बनता जा रहा है ना, इस तरह का एक फाइबर जो है ये सीक्रेट करता है और अपने ऊपर इस तरह से इसको चढ़ा लेता है, जिसे ये जो है कैटरपिलर जो है अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है एक सिल्क के फाइबर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ककून होते हैं। और याद रखेंगे जो सिल्क का फाइबर होता है ये किसका होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और जो आपका क्या कहलाता है, पूरी तरह से अपने ऊपर इस तरह से घूम घूम के ऐसे कवरिंग कर लेगा, और ये बना लेगा क्या, अपने ऊपर ककून। और इसी ककून को हम निकाल लेते हैं, और इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क जो है वो प्राप्त हो जाता है। फर्दर जो ये हमारा मोथ था, ये कंटिन्यू इनसाइड द ककून, जो ककून इसने बाहर बना लिया है, ये जो मौत है, ये जो रेशम का कीट है, वो अंदर जो है डेवलप होता रहता है, और इस ककून को जो है हम निकाल लेते हैं, और जो हमारा सिल्क का फाइबर है उससे हम सिल्क के जो कपड़े हैं वो ऑब्टेन करते हैं। याद रखेंगे जो सिल्क का यान है, सिल्क का धागा है, वो ककून से ही निकाला जाता है। तो ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस है जो आपको देखिए। इसके बाद जो आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो ये हैं कि कैसे हमें शीप से जो है वो वूल जो है, वो जो ऊन है वो प्राप्त होती है भेड़ों से। देखिए भेड़ों के केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई करेंगे, सीधी सी बात है। और कटने के बाद ऊन की कटाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शेयरिंग। शेयरिंग करने के बाद हम अभिमार्जन करते हैं, उसकी स्काउरिंग करते हैं, मतलब धुलाई। बच्चे स्काउरिंग या अभिमार्जन में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो याद रखेंगे वो धुलाई होता है। जो ग्रीस वगैरह है, वो सारी चीज़ें, डर्ट है, वो सब निकाली जाती है, धुलाई होती है अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, उनकी सॉर्टिंग होती है, छटाई होती है। जो अच्छी वूल होती है वो अलग करी जाती है, जो ख़राब क्वालिटी की वूल होती है वो अलग करी जाती है। कुछ हिस्सों में जो भेड़ है उसकी वूल अच्छी होती है, और कुछ हिस्सों में जो भेड़ है उसकी वूल जो है वो ख़राब होती है, और बाद में उसकी धुनाई करी जाती है, धुना जाता है उसको, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्डिंग। और सबसे लास्ट में हमारी बुनाई और रंगाई जो है वो कर ली जाती है। तो ये स्टेप भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखेंगे,
थ्रैशिंग क्या होता है? देखिए, जब हम डंडियों से अन्न को मारकर, एक जैसे ये देखिए डंडियों से क्या कर रहा है, जो अन्न है, ग्रेन्स हैं, उनको इस पत्थर पर मार कर निकाल रहा है। इस तरह से मारने वाले तरीके से जब हम किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं तो वो हमारा होता है थ्रैशिंग, है ना। डंडियों का यूज़ करके यहाँ पर जो ग्रेन था, जो अनाज था, उसको हमने उसके जो स्टॉक है उसको मार कर वहाँ पर अलग किया, तो ये आपकी थ्रैशिंग होती है। विनोइंग क्या होता है? ये विनोइंग है। भारी सब्सटेंस और हल्का सब्सटेंस जो है इस तरह से अलग हो जाता है। यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड ब्लोइंग। हवा चलाते हैं बहुत तेज तेज और उसमें जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है और जो गेहूं के दाने होते हैं वो नीचे जो है एक तरफ आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका विनोइंग है और डंडियों को मारने वाला पत्थर वाला प्रोसेस जो है वो आपका थ्रैशिंग है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। उसके बाद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन याद रखेंगे। अवसादन और निस्तारण। अवसादन ये होता है, देखिए ग्लास में पानी था, पानी के अंदर मिट्टी का बैठना, ये क्या है? ये सेडिमेंटेशन होता है जिसे हम अवसादन बोलते हैं। अभी इस पानी में से शुद्ध पानी निकालकर मैंने दूसरे ग्लास में करना, ये मेरा डिकेंटेशन होता है जिसे हम निस्तारण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कॉमन फ्लावर के जो पार्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए, ये जो मेल का पूरा फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ आती हैं। एक होता है आपका फिलामेंट, जो ये पतली सी डंडी है ये फिलामेंट होती है, और उसके ऊपर इस तरह से ये जो बने हुए हैं ये आपके एंथर होते हैं। हिंदी में बोलें फिलामेंट को तंतु और एंथर को क्या बोलेंगे? परागकोश। और पूरा इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन। तो याद रखेंगे स्टेमन के अंदर दो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, एंथर और फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, या फिर इंग्लिश में, हिंदी में तो बच्चा पहचान लेगा, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पिस्टल। और पिस्टल के अंदर जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसमें 3 हिस्से आते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है स्टिग्मा, जिसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर बीच वाला हिस्सा होता है स्टाइली, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं। और नीचे वाला हिस्सा होता है ओवरी, इसी के अंदर ओव्यूल होता है। तो ये अंडाशय जो है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ये तीनों क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, और तीनों मिलाकर हो गए पिस्टिल। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलाकर क्या हो गए? स्त्री केसर। तो ये हमारे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो फ्लावर के होते हैं। उसके बाद लास्ट में, क्योंकि 2021 में अडेप्टेशन इन प्लांट से क्वेश्चन थे, क्योंकि जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो पानी में तैर रहे होते हैं, हल्की हल्की जो बेलें पड़ी होती हैं पानी में, वो उनकी बात हो रही है। तो ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बीच में, ठीक है। एयर इनकी एम्प्टी स्पेसेस में भरी होती है, जिसकी वजह से एयर भरने से क्या होता है ना, वो इनको फुला देती है। तो ये हवा में पानी में आराम से तैरते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है इनके जो है, इनके स्पेस में जो है एम्प्टी जो स्पेस होते हैं उनमें बहुत सारी हवा भरी होती है, जिसकी वजह से ये हल्के रहते हैं और ये पानी में तैरते रहते हैं। जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं ये फ्लोट करते रहते हैं, बहते रहते हैं पानी में, है ना, जिसकी वजह से ये बहुत हल्के हो जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं, और इसी वजह से ये पानी की जो सरफेस है उस पर फ्लोट कर पाते हैं। इनकी जो अपर सरफेस होती है लीव्स की, उन पर भी वैक्सी कोटिंग होती है जो पानी को रिपेल करती है, पानी को हटाती है, ताकि पानी उनको ऊपर ना आए और क्या कहते हैं वो ख़राब ना हो। इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो फिक्स नहीं होती, तभी तो ये तैर रहे हैं, तभी तो फ्लोट कर रहे हैं। रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स। जो रूट्स होती हैं ना वो लूजली हैंग करती हैं वाटर में, पानी में जो है हैंग करती रहती हैं, लटकी रहती हैं। याद रखेंगे इनकी जो रूट्स होती हैं पानी में लटकी रहती हैं, तभी ये फ्लोट करती हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे डकवीड, वॉल्फिया और पिस्टिया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके फ्लोटिंग प्लांट के। उसके बाद फिक्स्ड प्लांट, ये पानी के अंदर की ही बात हो रही है। पानी में 2 तरह के प्लांट है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। ये फिक्स्ड प्लांट पानी में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे लोटस हो गया, लिली हो गया, वाटर लिली, ये सारे फिक्स प्लांट हैं जो पानी के अंदर हैं। ये प्लांट जो होती है इनकी रूट जो होती है वो फिक्स होती है टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी सच एज पॉन्ड, है ना, पॉन्ड के अंदर ये फिक्स होते हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। दे हैव स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, उनके स्टेम होते हैं, ठीक है। दे हैव स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे ये ऊपर इसका पूरा है तो इनमें पूरी स्टेम है, तभी तो वो पानी के नीचे के सरफेस पर पहुंच जाते हैं और तभी उनकी जड़ें जो हैं वो नीचे तक जाती हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स, याद रखेंगे जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, दैट
फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी में फ्लोट करती है। जैसे कमल के फूल की आपने देखी होगी, उसकी ब्रॉड लीव्स होती है जो पानी में फ्लोट करती है। उनकी जो लीव्स होती है इनके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है। और ये वैक्सी कोटिंग क्यों होती है? ताकि ये सूखे रहें, ड्राई रहें, फ्लोट करने में मदद नहीं कर रही, याद रखेंगे वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सिंग कोटिंग जो होती है ना, वो उनको ड्राई रखने में मदद करती है। अब जैसे पूरे टाइम पानी में है तो वैक्सी कोटिंग क्या होती है, उनके ऊपर पानी नहीं रुकने देती, तो जिससे वजह से वो ख़राब नहीं होते और वो सड़ते नहीं हैं। रोटिंग जो होती है, सड़ना जो होता है, वो बचाते हैं वैक्सिंग कोटिंग जो होती है। क्वेश्चन ये बनेगा, क्या वैक्सी कोटिंग जो होती है वो उनको तैरने में मदद करती है? नहीं, वो उनको सड़ने से, सूखा रखने में मदद करती है। जो पानी के अंदर, उनके अंदर वैक्सी कोटिंग होती है। ब्रॉड लीव्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं फिक्स प्लांट में जो पानी के अंदर होते हैं। स्टमाटा जो होता है इनमें, वो अपर सरफेस में ही जो है लीव्स की देखने को मिलता है। जो फ्लोटिंग प्लांट है, याद रखेंगे इनमें फ्लोटिंग और ये जो फिक्स प्लांट है, जो पानी के अंदर वाले प्लांट्स हैं, उनमें जो स्टमाटा है, जो रंध्र है, वो उनकी लीव्स के, पत्तियों के अपर सरफेस में ही देखने को मिलता है। ये थिन होते हैं, होलो होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और लाइट होती हैं। इनकी जो स्टेम होती हैं, याद रखेंगे इनकी स्टेम क्या होती है? थिन, होलो, फ्लेक्सिबल और लाइट होती हैं, जिसकी वजह से ही ये जो पत्तियां हैं वो फ्लोट कर पाती हैं। याद रखेंगे, ये फ्लोट क्यों कर पा रहे हैं? इनकी पत्तियां क्यों पानी में तैर रही हैं? क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम है वो थिन है, होलो है, फ्लेक्सिबल है और लाइट है, इनकी जो तने हैं, जिसकी वजह से ये पानी में फ्लोट करते हैं। लोटस और वाटर लिली यहाँ पर इसके उदाहरण हो गए। डेजर्ट प्लांट की बात करें, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गए, कैक्टाई हो गए, वो उसके उदाहरण होते हैं। ये पानी जो है ना, अपनी स्टेम और पत्तियों में स्टोर कर कर रखते हैं। इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, याद रखेंगे, वो बिल्कुल जस्ट अबव नहीं होते सरफेस पे इसके, वो काफ़ी डीप होते हैं, नीचे होते हैं। ताकि जो स्टोमेटा है वो डीप इसलिए होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम से कम हो सके। लॉन्ग रूट होंगी क्योंकि इनको गहराई से पानी लाना होता है, पानी जो है वो गहराई से लाना होता है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत नीचाई तक होती हैं। इनमें जो बहुत से प्लांट हैं मोस्टली वो लीफ लेस होते हैं, पत्तियां होती नहीं, क्योंकि उनकी पत्तियां जो है वो कांटे में बदल जाती हैं। और वो क्यों बदल जाती हैं? ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन का रेट हो और जिससे पानी जो है वो कम से कम जो है वो वहाँ पर लॉस हो, ये इस वजह से। कैक्टस जो लीव होती हैं वो तो अपने आप को किस में बदल लेती हैं? कांटों में बदल लेती हैं। पूछा जाएगा, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप को किस में बदल लेते हैं? वो अपने आप को स्पाइंस में बदल लेते हैं, कांटों में बदल लेते हैं। इनमें भी वैक्सी कोटिंग देखने को मिलती है, इनकी स्टेम में या लीव्स में, जो पानी को रोकने से बचाती है, मतलब जो पानी है वो निकले ना। देखिए, फ्लोटिंग प्लांट में जो वैक्सी कोटिंग थी वो उनको सड़ने से बचा रही थी, और यहाँ पर जो वैक्सी कोटिंग है वो उनमें पानी जो है उनकी बॉडी से बाहर ना निकले, उसको रोकने से उसमें मदद करती है वैक्सी कोटिंग, जो इनकी जो है सरफेस पे देखने को मिलती है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन की रेट है, वाष्पोत्सर्जन की दर है, वो कम से कम हो, कम से कम पानी जो है इनके पेड़ों में से निकल कर बाहर जाए। फोटोसिंथेसिस, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें हमें जो है वो फोटोसिंथेसिस, पत्तियों के साथ साथ स्टेम जो तना होता है उनमें भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। और इनमें जो स्टोमेटा होते हैं ना, याद रखेंगे, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं मोस्टली उनमें जो स्टोमेटा है ना, वो दिन के समय नहीं, रात के समय जो है वो ओपन होते हैं, दिन के समय ये बंद हो जाते हैं, ताकि कम से कम पानी का जो लॉस है वो वहाँ पर हो। माउंटेन के प्लांट की बात करते हैं, जो पहाड़ी प्लांट होते हैं वो टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, कोन शेप के होंगे। जैसे कोन होती है ना इस तरह की, ये कोन की शेप के होते हैं, है ना। और वो कोन शेप क्यों होती है? ताकि जो स्नो है वो उनके ऊपर रुके ना, फिसल के नीचे गिर जाए, पानी उनके ऊपर रुके ना, वो फिसल के नीचे गिर जाए, क्योंकि स्नोफॉल होता है ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। तो इस वजह से इनकी कोन की शेप जो है वो देखने को मिलती है। मोस्ट प्लांट हैव निडल लाइक लीव्स, यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो भी निडल लाइक्स जो है वो होती हैं। वो क्यों होती हैं? ताकि जो पानी है टू प्रिवेंट मच लॉस ऑफ पानी। देखिए, जब भी स्पाइंस बन रही हैं अगर पत्तियाँ, तो वो इसलिए ही होंगी ताकि पानी का लॉस कम से कम हो, और इस वजह से भी होती हैं ताकि जो स्नो है वो आसानी से उनसे शेड हो जाए, आसानी से नीचे गिर जाए। अब जो इसके उदाहरण है वो कॉनिफर, पाइन, फिर दियोदर, ये सारे के सारे जो हैं आपके माउंटेन प्लांट के उदाहरण हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट्स। इसकी PDF जिसको भी स्टूडेंट ने नोट परचेज़ किए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको इसकी PDF जो है वो दे दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, हो सकता है उनको इसकी PDF की नीड हो, तो वो बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट जो है
व्हाट्सएप पर जैसे उनको नोट्स मिले थे वहीं पर उसमें वो मुझे मैसेज कर देंगे। तो मेरी तरफ से जिनका एग्ज़ाम कल है और आने वाले दिनों में, सभी को ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, थैंक यू।